सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 में इतिहास विषय में जो पुस्तक लगती है जिसका नाम है हमारे अतीत। अतीत यानी जो बीता हुआ समय। तो इतिहास विषय में हमारे अतीत नाम की जो पुस्तक लगती है उसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो बीत चुका है, बीता हुआ समय। अब जो बीता हुआ समय है उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? यदि हमें एक दिन पहले की बात की जानकारी करनी है या एक महीने, एक वर्ष या 10 साल, 20 साल इससे पहले की जानकारी करनी है तो हम अखबार को पढ़ सकते हैं। पुराना अखबार निकाल के हमने पढ़ लिया। अगर कोई 10 साल पहले की बात करनी है, जानकारी करनी है तो हमारे घर में जो हमसे बड़े हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। कोई 50-60 साल पहले की बात करनी है तो हम अपने दादा दादी, नाना नानी इनसे हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको सारी बातें याद हो सकता है कि उनको बातें याद नहीं हो। लेकिन हमें इससे भी और ज़्यादा पुरानी बातों को हमें अगर जानना है, सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले, कि उस समय लोग क्या खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। आजकल के खेल अलग हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सैकड़ों वर्ष पहले इस प्रकार के खेल नहीं थे, हज़ारों वर्ष पहले बिल्कुल भी नहीं थे। उस समय अलग प्रकार के खेल थे। तो उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखते थे, फिर कौन से गीत गाते थे, यह सब जानकारियाँ हम करनी है तो फिर हमें इतिहास के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। अब कई लाख वर्ष पहले लोग किस प्रकार से रहते थे, नदियों के तट पर कैसे रहते थे। जिस प्रकार से भारत में कई लाख वर्ष पहले भी नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे, तो वहाँ पर आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, संग्रह करने वाले, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पाद का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। शिकार को आखेट करना कहते हैं। हम आगे का जो विषय पढ़ेंगे उससे पहले हम इस मानचित्र को देखते हैं। भारत के उपमहाद्वीप का ये एक प्राकृतिक मानचित्र है। प्राकृतिक और राजनीतिक मानचित्र में एक जो विशेष अंतर होता है कि राजनीतिक मानचित्र में आपको सीमाएं दिखाई देगी, देशों के नाम लिखे हुए दिखाई देंगे कि यहाँ पर भारत है, यहाँ पर पाकिस्तान है, कहीं नेपाल है, तिब्बत है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है। तो इस प्रकार जो देशों के नाम लिखे हुए हों ऐसा मानचित्र कहलाता है राजनीतिक मानचित्र। और पूरा एक साथ जो मानचित्र बना हुआ होता है जिसमें देशों के आपके नाम नहीं होते, बिल्कुल शुद्ध रूप से जो प्राकृतिक मानचित्र होता है तो उसमें किसी देश की सीमा भी नहीं होती, केवल उसमें पर्वत, पहाड़, पठार और कहीं नदी है तो वही दिखाए हुए होते हैं। तो अभी आपके सामने भारत का ये भारतीय उपमहाद्वीप का, अब इसमें उपमहाद्वीप का नाम आया है। आप जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है, लेकिन इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा है। इसके साथ में, भारत के साथ में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, तो ये जो देश हैं ये सारे के सारे देश मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र बन जाता है। और एशिया महाद्वीप से ये पूरा जो क्षेत्र है वो चाहे समुद्र है या पर्वत है, इनसे कुछ अलग है। तो ये अपनी अलग विशेषता लिए हुए हैं, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है।
इस मानचित्र को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसमें आपको समय लगाना है और उसके बाद में आपको देखना है कि कहाँ पर इसमें कौन सी नदी है, कहाँ कौन सा पर्वत है। इन पर्वतों नदियों की बात इस पाठ में आगे आएगी। जैसे आप देखिए, यहाँ ये सिंधु नदी है और इसके साथ में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास ये नदियाँ हैं। अब आप देखिए कि ये सिंधु नदी पीछे से निकल के आ रही है और समुद्र में, अरब सागर में गिर रही है। बाकी ये जो नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये नदियाँ निकलती अलग से है लेकिन ये मिल जाती है इस सिंधु नदी में। तो एक आपके प्रश्न का यहाँ पे उत्तर क्लियर होगा। ये सिंधु के नदी में जो सहायक नदियाँ मिल रही है, इनको कहा जाता है इस सिंधु की सहायक नदियाँ। अब सहायक नदी वो होती है जो किसी एक बड़ी नदी में गिर जाती है, अलग से वो समुद्र में नहीं गिरती। अब आप थोड़ा सा आप इधर देखिए, जैसे यहाँ पर ये गंगा नदी है और ये इसमें यहाँ पे सोन नदी दिखाई दे रही है, ये इसकी सहायक नदी है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये गारो की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है यहाँ पर, ये महानदी गोदावरी और ये चंबल है। अब ये जो क्षेत्र है ये नेपाल का क्षेत्र है, यहाँ पे ये तिब्बत है, ये यहाँ पे म्यांमार है जिसको पहले हम ब्रह्मा के नाम से कहते थे, अब इसका नया नाम है म्यांमार। ये यहाँ पे अरब सागर है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है और इस मानचित्र को बार बार इसको देखकर अपने मस्तिष्क में इस मानचित्र को आपको पक्का करना है। अब ये देखिए, किरथर नाम का स्थान है, सुलेमान नाम का स्थान है, ये काबुल नदी है। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो इस पाठ के अंदर आएंगे, इसलिए पहले से आपको इनका ध्यान रखना है और अच्छी प्रकार से इसको याद भी रखना है, भूलना नहीं है। तो हम आगे इस पाठ को अब बढ़ाते हैं। तो लोग प्राचीन काल में नदियों के किनारे रहते थे क्योंकि वहाँ पर उनको पानी मिल जाता था और भोजन की भी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। प्राचीन काल में ऐसा तो था नहीं कि भी उनको रहने के लिए कहीं कोई अच्छा नगर होना चाहिए जहाँ पे कोई अच्छी शिक्षण संस्था हो, कोई स्कूल कॉलेज हो। स्कूल कॉलेज का तो विषय था नहीं उस समय। उस समय प्राचीन काल में, जब हम इस समय की बात कर रहे हैं जो हज़ारों लाखों साल पहले की, उस समय तो मानव की पहली आवश्यकता थी उसको पीने के लिए पानी मिल जाए, खाने के लिए भोजन मिल जाए। जहाँ ये मिल गया वहीं मानव का निवास हो जाता था। अब उत्तर पश्चिम में, जैसे अभी हमने मानचित्र में देखा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, उसको देखा। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। आप इसको देखोगे कि 8000 वर्ष पहले, और स्थान कौन सा है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पे किया क्या उन्होंने? गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में, जो भारत का उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, जहाँ पे असम, अरुणाचल, मेघालय वगैरह जो राज्य हैं, वहाँ पर गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, अभी मानचित्र में हमने इसमें देखी थे। यहाँ पर कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। इस मानचित्र को हमने अभी देखा था। अब ये दक्षिण भारत का, दक्षिण की तरफ का मानचित्र है जिसमें कृष्णा नदी, कावेरी और ये सब दिखाए गए हैं। इसके बाद में मानचित्र में हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता किया, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे पे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे, यानी उन नगरों का विकास हुआ था।
गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में इसको बिहार के नाम से जानते हैं, ये प्राचीन का मगध जो राज्य था बहुत शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदी और समुद्रों के कारण यात्रा में जोखिम होता था, उसमें नुकसान हो सकता था, फिर भी वे यात्राएं करने के लिए उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो आप कहोगे प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कभी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कहीं जंगल में आग लग गई, तो प्राकृतिक आपदा, और कभी कभी कोई काम की तलाश में भी एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाते थे। कभी कभी एक कारण और भी हो जाता था कि सेना दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना चाहती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, यानी व्यापार करने के लिए जाते थे। धार्मिक गुरु भी लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी पर्यटन करते थे, यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब आप लोग बताइए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आप लोग यात्राएं क्यों करते हो? पढ़ाई के लिए आप लोग यात्रा करते हो, आज लोग व्यापार के लिए भी यात्रा करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं, घूमने के लिए यात्राएं करते हैं। कहीं कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो कहीं दूसरे नगर में बड़े हॉस्पिटल में दिखाने जाना है तो भी उसको यात्रा करनी पड़ती है। एक बार फिर से आप पीछे की तरफ मानचित्र में आप अपने मानचित्र को आप याद कीजिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। उपमहाद्वीप के नीचे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी ऐसे सागर है। ऊपर की तरफ जाओगे तो आप हिमालय पर्वत होता है। तो हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, यानी मनुष्य चाहे तो कर सकता है। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को उन्होंने पार कर लिया। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ पे आए, उपमहाद्वीप के बाहर से भी, और यहीं रहने लग गए, बस गए। लोगों का जो ये आवागमन हुआ, इससे हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो समृद्ध हुई। उनकी कुछ अच्छी बातों को हमने सीखा, उन्होंने कुछ हमारी बातों को सीखा। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? आप जानते हैं हमारे देश को हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आप यदि एटलस यानी जो पूरे संसार के जो मानचित्रों का एक संग्रह है, तो उस एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओगे तो लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। जो सिंधु नदी थी उसको ईरानियों और यूनानियों ने किस नाम से पुकारा? हिंदोस अथवा इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया कहा। अब इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश कौन सा था? वो भारत था, तो उन्होंने उस प्रदेश को इंडिया कहा। दूसरा, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक जो कृति ऋग्वेद है उसमें, यानी ऋग्वेद लगभग 3500 वर्ष पुराना है, उस ऋग्वेद में भरत का उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लग गया। अब अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप कहोगे कि 1000 साल, लाख साल पहले क्या हुआ, हमें कैसे पता लगेगा? हम 10 दिन पहले की जानकारी अखबार से पता कर सकते हैं, हम हमारे आस पड़ोस में कोई पुराने लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हम 1000 साल, लाख वर्ष पहले की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे?
तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी के लिए हम कई तरीके से हम उनकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अतीत में भी पुस्तकें लिखी जाती थी, हालांकि आज की तरह कागज़ पे नहीं लिखी होती थी, प्रिंटिंग की मशीनें नहीं थी, हाथ से लिखी जाती थी। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको कहा जाता था पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, यह शब्द लैटिन का जो शब्द है मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ है, से निकला है। पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया गया भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी आपसे पूछ सकते हैं भोजपत्र किससे तैयार किया जाता है? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता है। तो उस भोजपत्र पे हाथ से लिखा जाता था और इस प्रकार से हाथ से लिखे हुए भोजपत्र के जो हमारे पास जितने भी साहित्य मिले और जो किताबें मिली है वो सारी की सारी पांडुलिपियाँ कही गई थी। अब इतने वर्षों में से जो ये पांडुलिपियाँ थी उसमें से कई को तो कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, कोई जल गई, कोई पानी में गल गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ हमारे मंदिरों और विहारों में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित विहार की रचना की गई थी, तो मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा का प्रयोग हमारे भारत में आम लोग करते थे और संस्कृत विद्वानों की भाषा उस समय मानी जाती थी। तो ये जो अभिलेख हैं इनका हम अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। उत्कीर्ण किए का मतलब होता है खोद कर उसको खुरच के लिखना। तो पत्थर पर किसी नुकीले धातु से खोदना, उसको फिर लिखना, या धातु जैसी कोई अपेक्षाकृत कठोर सतह उसके ऊपर किसी दूसरी धातु से खोद कर लिखना। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में जो उन्होंने विजय प्राप्त किया उनका लेखा जोखा रखते थे और इस प्रकार से पत्थर पे या धातु पे उसको उत्कीर्ण करवा देते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बताओगे अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई ऐसी वस्तुएं जिनका अध्ययन जो व्यक्ति करता था उसको हम पुरातत्वविद कहा जाता था। तो पुरातत्वविद कौन होता था? अतीत में बनी हुई वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति। अब ये पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, यानी बड़ी इमारत थी कभी टूट फूट होगी तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसको अवशेष कहेंगे, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। छानबीन का मतलब ढूंढना, खोजना, और खुदाई कहीं इस प्रकार से हमें लगता है कि कोई पुराना या नगर हो सकता है, कहीं कोई सामग्री अंदर ज़मीन में दबी हुई हो सकती है, उसको खुदाई करते हैं। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक एक स्थान है, वहाँ पे खुदाई किया हुआ है, एक संग्रहालय बना हुआ है और एक प्राचीन काल की सभ्यता, यानी प्राचीन में कैसे नगर होते थे उस प्रकार के अवशेष वहाँ पे मिले हैं। तो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। अब पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए रूप में बचे रह सकते हैं, वैसे होंगे तो वो गल जाएंगे। अब पांडुलिपियाँ, अभिलेखों और पुरातत्व से जो जानकारी हमें ज्ञात होती है, इसके लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का उपयोग करते हैं। अब ऐसा शब्द का उपयोग होता है कि ये हमें इतिहास के
स्रोत ये थे। तो स्रोत का मतलब क्या होगा? पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से जो जानकारी मिले, ये स्रोत होते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पुस्तक हमारे अतीत है, तो इसमें जो प्राचीन काल की बातें हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए प्रयोग किया गया था। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषक, इनका जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तरह के व्यवहार, रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ करके और शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरीके का भी भेद है कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसमें उन्होंने जहाँ पे जीत प्राप्त की, जहाँ वो विजेता हुए, उसका वो लेखा जोखा लिख कर रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, किसान तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में हमें मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब इसके बाद में बात करते हैं तिथि का। अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000, 2020 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अभी जो तिथि चल रही है, जो ईस्वी सन चल रहा है, वो 2020 है। तो अतः 2020 या 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद में। और ईसा मसीह के जन्म के जो पहले की तिथियां हैं उसको सबको ईसा पूर्व यानी शॉर्ट में ईपू, और अब जो चल रहा है उसको ईस्वी सन के रूप में की जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख इसमें आगे हम करेंगे। अब देखिए आप, अंग्रेजी में बीसी लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में ईसा पूर्व लिखेंगे। इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा जाता है, तो लिखा हुआ ये आप देखते हो। तो ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का उपयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का ही प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस प्रारूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले होता है। अब देखिए आगे हम, आपने जैसे इस पाठ में पहले पढ़ा कि जो अभिलेख थे वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पहले लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग किया हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से जो जो लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पहले वहाँ राजा रानी रहते थे। अब आप देखिए ये लिपि है, और इसमें जो एल अक्षर है वो शेर का प्रतीक बताया गया, ए चिड़िया का प्रतीक बताया गया है। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था, और वहाँ एक उत्कीर्णित पत्थर मिलता है जिस पर
इस प्रकार की 2-3 भाषाओं की लिपियाँ, कौन सी, यूनानी, मिस्री, इस प्रकार की लिपि के जो भाषा में लेख वहाँ पे उत्कीर्ण किए गए हैं। तो वहाँ पर राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। तो यहाँ पर एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए थे। इस प्रकार से हम इसको आसानी से आगे उन लिपियों में कौन सा चित्र के किस अक्षर के लिए प्रयोग किया गया है या किस अक्षर कौन से चित्र को संकेत करता है उसको हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए इसके प्रश्नोत्तर। इसकी पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को हमें सुमेल करना है। तो नर्मदा घाटी शिकार और संग्रहण के लिए है। मगध एक बड़ा राज्य है। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि के साथ में इसका संबंध है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर के हिसाब से, और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर के बारे में इसकी जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियाँ तथा अभिलेखों में से एक प्रमुख अंतर बताइए। तो पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखा जाता था। उसके बाद में है, रसीदा के प्रश्न को पढ़ना और इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो हम पुस्तक में से इसका प्रश्न पढ़ेंगे। तो उत्तर इसका होगा, हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियाँ व अभिलेखों का अध्ययन करने की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ईंट और पत्थर से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन और सिक्कों आदि के बारे में जानकारियाँ मिलती है। अब अगला है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो सूची हो सकती है सिक्के, हथियार, आभूषण, चित्र और मूर्तियाँ, औजार, हड्डियाँ। तो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतें हो सकती है, तो पत्थर से बनी वस्तुएं हो सकती है इमारत, हथियार, औजार और मूर्तियाँ। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण तैयार किया जाए। यह भी संभव है कि वो पढ़े लिखे नहीं हो, और यह भी संभव है कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। ये चीज़ें संभव हो सकती है। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता लगता हो। तो जीवन में अंतर के बारे में जो भिन्नता थी, वो राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों के द्वारा भरा हुआ होता था। राजा अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है, पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या वे ये शिल्पकार क स्त्री ख पुरुष और ग स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। तो शिल्प है हस्तशिल्प, स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। भवन शिल्प, ज़्यादातर पुरुष काम करते हैं। मूर्ति शिल्प, स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। काष्ठ शिल्प, पुरुष ज़्यादातर काम करते हैं। चर्म शिल्प, पुरुष ज़्यादा काम करते हैं। अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी हुई थी, तुम इनमें से किन किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो अतीत में पुस्तकें निम्नलिखित विषयों पर लिखी जाती थी, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर, राजाओं के जीवन पर, औषधियों तथा विज्ञान पर, महाकाव्य, कविताओं और नाटक पर। तो ये जो पाठ के जो पीछे प्रश्न दिए हुए थे पाठ्य पुस्तक के, ये उन प्रश्नों की एक सामान्य जानकारी थी। इसके अलावा इसमें से बहुत से प्रश्न बनेंगे। आप आराम से उसमें से आप प्रयास कीजिए, उसमें से कोशिश कीजिए, और नए नए प्रश्न आप स्वयं बनाइए। कम से कम इसके अलावा 10 प्रश्न आप और बनाइए। छोटे प्रश्न बना सकते हो, बड़े प्रश्न बना सकते हो। जितने आप ज़्यादा प्रश्न बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें आनंद आएगा सीखने में।